हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपलकर अकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपलकर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्ति के कॉन्सेप्ट को लेकर। जी हाँ, इसे पावर कहा जाता है और पावर की कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं एज अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने दर्शाया है। अब देखिए, शक्ति का मतलब क्या इन्होंने बल प्रयोग के हिसाब से लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य ने इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो कहा है दंड नीति। मतलब दंड नीति का उपयोग, मतलब दंड मतलब बल, बल का उपयोग करके ही किसी भी राज्य की निर्मिति होती है और उसे संभाला जाता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के द्वारा या फिर हमारे चैनल पेज के ऊपर जाकर आप कौटिल्य को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किससे दर्शाया है, कौटिल्य जी ने। नेक्स्ट है, राजनीति को विज्ञान किसने शक्ति का विज्ञान बताया। मतलब राजनीति जो शास्त्र है, विज्ञान को ही इन्होंने क्या कहा, शक्ति का विज्ञान कह दिया। तो इस तरीके की बातें कैटलिन और लासवेल द्वारा की गई है। जब भी राजनीति शास्त्र को डायरेक्टली शक्ति के नाम से पुकारा जाएगा तो हमेशा से इन दोनों में से ही किसी का नाम आएगा, या फिर दोनों ऑप्शन तो दोनों का आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैटलिन का विचार है। अब देखो, कैटलिन के हिसाब से क्या सही है ये यहाँ पर बताया है। तो कैटलिन जी ने शक्ति के ऊपर बात की थी कि शक्ति से उसका अर्थ प्रभुत्व की स्थिति अथवा सैन्य शक्ति से नहीं होता। अभी देखो, शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बट उसके बारे में उन्होंने प्रभुत्व के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा है, और साथ ही साथ में उन्होंने सैन्य शक्ति के बारे में भी नहीं कहा। तो ये शक्ति का जो डिस्क्रिप्शन है कैटलिन ने कैसे दिया है ये हम आगे के इसमें देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। देखिए, जब भी यहाँ पे राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति या फिर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जब बताने की कोशिश करेंगे या फिर शक्ति की बात करेंगे, वो भी इंटरनेशनल के हिसाब से, तो हमेशा से आंसर आएगा आपका मार्गेनथाउ। क्यों मार्गेनथाउ? क्योंकि सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में शक्ति की जो कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनल जो भी हमारा डिप्लोमेसी होती है वो हमेशा शक्ति के ऊपर बेस्ड होती है। इस तरीके की बातें सबसे पहले मॉर्गेनथाउ जी ने कही थी, और इसके लिए उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स भी बताए हैं। तो आपको ये 6 प्रिंसिपल अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे देंगे आपको। तो सी ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे नियम, चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। अब देखिए, फिर से यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और उसमें उद्देश्य की बात की। उद्देश्य क्या है, तो शक्ति प्राप्त करना। चाहे वो अभी इसके पहले क्या डिस्कस किया था कि चाहे वो घरेलू हो तो भी क्या करना है, शक्ति के बारे में ही बात की थी, और अभी भी क्या कहा है, शक्ति के बारे में बात की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्गेनथाउ। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। मतलब यहाँ पे रॉन्ग वाला हमको बताना है। बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, बल और प्रभुत्व एक साथ रह सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन मतलब जो बात है वो सही दिखाई दे रही है। प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये भी बराबर है। कभी कभी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए लोग क्या करते हैं, बल का प्रयोग भी करते हैं। तो ये भी बराबर दिख रहा है। शक्ति निषेधात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी। जी हाँ, अगर शक्ति का निगेटिवली अगर यूज़ करेंगे तो वो निषेधात्मक कहलाएंगे, और अगर उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सकारात्मक। तो ये दोनों भी शक्ति के प्रकार हो सकते हैं। तो ये भी बराबर दिख रहा है। तो ऑब्वियसली रॉन्ग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारा सही आंसर, क्योंकि पूछा क्या है, रॉन्ग। तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग। बल प्रयोग शक्ति का एक उपकरण नहीं, क्योंकि बल प्रयोग से क्या होता है, शक्ति का एक साधन होता है। ओके, तो यहाँ पे नहीं वर्ड यूज है, इस वजह से यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वक्तव्य सही नहीं, मतलब फिर से हमको गलत बताना है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है। देखिए, प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस के द्वारा किसी भी व्यक्ति से किसी भी काम को करके दिखा देना, ओके, या फिर करवा लेना उनसे। तो ये क्या होता है, एक बल रहित तत्व होता है प्रभाव।
इसकी में कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रभाव गुप्त शक्ति है। जी हाँ, प्रभाव दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से बल का अगर प्रयोग हो तो वो दिखाई देता है, पर प्रभाव का जो शक्ति होती है क्या होती है, गुप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित होती है। जी हाँ, ये तो हमें सही बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो वो अगर प्रभाव है तो एक तो वो शक्ति के ऊपर काम करेगा या फिर बल के ऊपर, तो इस वजह से ये हमारा आंसर रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो यही हमें पूछा गया है कि रॉन्ग कौन सा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। अब देखो, मनुष्य को क्या करता है, कार्य कैसे करना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्गेनथाउ। ओके, यहाँ पे शक्ति को वो किस तरीके से लेते हैं कि लोगों से क्या करना है, काम करवा लेना है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गेनथाउ। नेक्स्ट है हमारे शक्ति की संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ शक्ति का आकार देना, शक्ति वितरण करना है और शक्ति का उपयोग करना। देखो, राजनीति का काम क्या होता है, पूरा का पूरा शक्ति से रिलेटेड होता है कि शक्ति को आकार देना है, शक्ति को वितरण करना है और साथ ही शक्ति का क्या करना है, प्रयोग करना है। देखो, शक्ति की अगर बात हो गई तो किसका आंसर, कौन से दो ऑप्शन बनते हैं आपके बराबर से ही हिसाब से अगर देखेंगे तो कैटलिन और लासवेल। और जब भी यहाँ पे संकल्पना की बात हो जाएंगी तो हमेशा आंसर क्या सही होगा, कैटलिन। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्ड को पकड़ना है कि ये अगर मेरा वर्ड आता है तो मुझे कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं, और उसमें से जो भी होगा वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं, फिर से यहाँ पे रॉन्ग पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति दृश्य है जबकि बल का प्रयोग अदृश्य। देखो, शक्ति दृश्य ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, शक्ति अदृश्य होती है लेकिन जब हम बल का प्रयोग करते तो वो दिखता है। यहाँ पे क्या वर्डिंग रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है। अब देखिए, राजनीतिक जो शक्ति होती है इसका अभिप्राय होता है सबसे ज़्यादा दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व। अभी हमने देखा था, मस्तिष्क की बात की थी कि एक जो मनुष्य होता है वो अन्य मनुष्यों को मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है शक्ति। तो इसी तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आई है, ये कॉन्सेप्ट आएंगे मॉर्गेनथाउ के, जो अभी हमने जो कथन कहा था उसके ऊपर डिपेंड है ये। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। देखो, यहाँ पे फिर से रॉन्ग पूछा गया है, तो इसमें से सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है। ओके, जबकि शक्ति सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। देखो, शक्ति कभी सहमति के ऊपर आधारित होती है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड है वो उल्टे बताए हैं, तो इस वजह से इसका आंसर रॉन्ग यही होगा। और यहाँ पे पूछा भी क्या है, रॉन्ग है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका। अब देखो, अभी हमारे पास में सारे तरीके हमने यूज़ कर लिए, तो अभी सिर्फ एक ही अगर तरीका जब बचता है तो उसे लास्ट तरीका क्या यूज़ होता है, बल। मतलब बल को अगर प्रयोग करना है तो सबसे आखिरी में प्रयोग करना चाहिए, उसके पहले जो 3 ऑप्शन दिए उसको पहले यूज़ कर लें। जैसे कि लोगों को समझाना चाहिए, या फिर उसको प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींच लेना चाहिए, या फिर उनको ये कहना चाहिए कि नहीं, हम आपको थोड़ा बहुत दंड देंगे। लेकिन अगर आपने बल का प्रयोग कर लिया, मतलब आपने अंतिम तीर आपके निशान, उस निशाने पे आपने छोड़ दिया है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियां अपनाई गई, उन्हें शक्ति प्रयोग की कौन सी विधि कहा जाता है। अब देखिए, जो शीत युद्ध था उसके बाद में या फिर उसके दौरान भी ऐसे जो इनके जो तरीके थे, ओके, जिससे ये क्या करते हैं, लोगों को, मतलब देशों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। और
जैसे कि कुछ देश इधर मतलब अमेरिका की तरफ जो डेमोक्रेटिक है और जो सोशल की तरफ यहाँ बात करते हैं, या फिर वो कैसे हो लोकतांत्रिक होने के बाद भी अगर सोवियत संघ से जुड़े हुए हैं, वो उसे अगर हेल्प कर रहा है, मतलब कौन हेल्प कर रहा है, रशिया अगर हेल्प कर रहा है, अभी का रशिया पहले का सोवियत संघ, तो ऐसे नीतियाँ वो लोग क्या करते अपनाते थे। तो उसमें वो लोग क्या करते, लोगों को क्या करते थे, प्रलोभन देते थे कि नहीं अगर आप हमारे साथ में, अगर हमारा रिलेशन अच्छा है तो हम क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे ये प्लांट लगा देंगे, वो प्लांट लगा देंगे, दिस टाइप के। ओके, तो हम किस, अच्छा तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस द्वितीय महायुद्ध के बाद हम किसके साथ में हम प्रलोभन में आ गए थे, अमेरिका के या फिर सोवियत संघ के। दोनों ने भी हमें क्या दिया था, प्रलोभन दिया था, पर हमने किसके साथ में गए थे, तो ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप है। अब देखिए, अभी बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप, बल तो प्रयोग हर एक इसमें हो रहा है, लेकिन उग्र स्वरूप का क्या होता है, युद्ध। देखिए, प्रचार करना, प्रसार करना, या फिर किसी ऊपर, या फिर बातें कर लेना, या फिर कोई स्टेटमेंट देना, ये भी बल प्रयोग ही होता है इनडायरेक्टली, या फिर शुद्ध युद्ध हो गया, राजनीतिक युद्ध हो गया। लेकिन डायरेक्टली आमने सामने आकर अगर कोई क्या करे, युद्ध करे, जैसे कि अभी की कौन युद्ध कर रहा है, यूक्रेन और रशिया, तो इसे क्या कहा जाए, इस युद्ध को क्या कहा जाएगा, बल प्रयोग कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। अब यहाँ पे सही के बारे में पूछा गया है, शक्ति साधन है। क्या शक्ति साधन होती है, जी नहीं, शक्ति सिर्फ साधन नहीं होती, बल्कि शक्ति साधन होने के साथ में साध्य भी होती है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति साध्य भी है और साधन भी है। तो डिपेंड करता है उस स्टेट का नेचर कैसा है, जैसे कि अगर वो कौन सा स्टेट होगा, जैसे कि जर्मन जैसा देश है जहाँ पे हिटलर जैसे लोग रहते, तो उनके लिए क्या है रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से उनके लिए साध्य और साधन दोनों भी क्या रहेंगे, शक्ति ही रहेंगे। शक्ति को प्राप्त करना है और शक्ति के द्वारा ही सब कुछ क्या करना है, संभालना भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, मतलब रॉन्ग यहाँ पे पूछा गया है। शक्ति सदैव ही सापेक्ष होती है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपको ऑप्शन दिखेंगे। इसी वजह से हम ये टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं ताकि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो। देखिए, शक्ति सदैव सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब होता है कि रिलेटिव होना, मतलब कोई चीज़ अगर चेंज हो गई तो ये भी चेंज हो गई। ऑब्वियसली शक्ति हमेशा बदलते ही रहती है। जैसे कि अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो आपकी शक्ति ज़्यादा है। अगर आपके ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया और आप हार रहे हो तो आपकी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से हमेशा इंटरनेशनल जो लेवल होता है वहाँ पे देशों की शक्तियाँ कम अधिक होते रहती हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं होते, तो ये भी बराबर है। देखिए, जो बड़े राष्ट्र होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, टेक्नोलॉजिकली वगैरह, तो बड़ा हो या छोटा हो, जैसे जापान छोटा है लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से हर एक जो देश होते हैं वो समान नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ब्राज़ील बड़ा तो है बट उतना भी ज़्यादा वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है, तो जापान की तुलना में वो क्या होगा, शक्ति की तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये हमें सही ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण तुलनात्मक रूप से ही संभव है। जी हाँ, ये भी बराबर है, क्योंकि तुलना की जाती है कि भाई मेरे पास में तो इतने शस्त्र अस्त्र है, आपके पास में कितना है, हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे तो आपकी किस लेवल पे, और हमारे जो पड़ोसी इसके साथ में हमारी जैसे संबंध है, ये सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण होता है कि, और साथ ही साथ में उसके पास में जोग्राफिकल एरिया कितना है, उसके अंदर संसाधन कितने हैं, इसके ऊपर भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास में कितने हैं, लोग किस तरीके से है, मतलब एजुकेटेड लोग है या नहीं, प्रोडक्टिव उनके पास में कैपेसिटी है कि नहीं, ये सब कुछ कैलकुलेट करके राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित किया जाता है। तो इसका ये भी हमें सही लग रहा है। तो ऑप्शन रॉन्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑब्वियसली फोर्थ वाला, शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है। देखिए, शक्ति है तो विश्वसनीय तो होनी चाहिए। अगर कोई लड़ने के लिए, अगर कोई राजा जंग में उतरा, पता चला उसके जो सैनिक है इन्होंने क्या कह दिया, नहीं हम नहीं लड़ेंगे, और शस्त्र डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, तो वो शक्ति विश्वसनीय हमेशा से होनी चाहिए, तो राजा हार जाएगा।
तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रहित को शक्ति के परिपक्ष में परिभाषित किया? देखिए, राष्ट्रीय हित की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हो जाएगा मॉर्गेनथॉप। बिना पढ़े भी आप दे सकते इसका आंसर, क्योंकि इनके अगर आपने 6 प्रिंसिपल अगर पढ़ लिए होंगे जिन्होंने भी अच्छे से, कि व्यक्ति का नेचर कैसे होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरीके से है, तो ये सब बातें किसको पता होगी तो वो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से टिक करेगा। राष्ट्रीय हित के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? मॉर्गेनथाउ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि हम क्या करेंगे? उनको धमकी देंगे। तो इस वजह से इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक मतलब डिप्लोमेट का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अब देखो, डिप्लोमेसी में क्या होता है? डिप्लोमेसी का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है समझाना। देखो, समझा बुझा के काम करना ही डिप्लोमेट का काम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, वह दार्शनिक जिसने राजनीति में शक्ति के स्थान की कड़े से कड़े आलोचना के शब्दों में भर्त्सना की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा कहा है शक्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटलीन। मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पे भी शक्ति के बारे में बात की जाएंगी तो आपको कुछ ना कुछ वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए जिनके नेम, जैसे कि लासवेल और कैटलीन। लेकिन निगेटिवली इसके बारे में बात की, शक्ति अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती, सारा का सारा शक्ति के ऊपर डिपेंड है, इस तरीके की बातें कैटलीन ने ही की हैं। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी निरंतर और अथक इच्छा होती है जिसका अंत केवल मृत्यु में ही होता है। अब देखो, मृत्यु के साथ ही वो क्या कर सकता है? ये जो इच्छा है उसकी वो ख़त्म कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होती। इस तरीके की बातें किसने की है? हॉब्स। और देखिए, हॉब्स ने ये जो बातें कही है इसी को ही बेस बना के मॉर्गेनथाउ ने अपने जो 6 प्रिंसिपल है वो लिखे हैं। ओके, तो आपको हॉब्स भी पता होना चाहिए कि हॉब्स ने क्या कहा है मनुष्यों के बारे में, और साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉर्गेनथाउ ने उनकी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लिया है, मतलब मनुष्य के नेचर के हिसाब से। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? अब देखिए, राजनीतिक संबंधों का उद्देश्य लक्ष्य क्या होता है? हमेशा शक्ति की ही खोज करते रहना। तो इस तरीके की बातें किसने कही है? कैटलीन ने। नेक्स्ट है हमारा, राजनीति शास्त्र को किसने शक्ति का विज्ञान बताया? देखिए, इस तरीके की बातें हमने ये इससे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटलीन ने। नेक्स्ट है हमारा, चलिए आज के लिए तो हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करिए हैं, 24 क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिंपलकर अकेडमी।